आज हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम के बारे में, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज का हमारा स्टडी का टॉपिक है डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, थ्योरी ऑफ एटम, या इसी को डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम या इसी को डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये आज का हम लोग का स्टडी का टॉपिक है, डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम। तो हम लोग पढ़ेंगे कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, क्या पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहली चीज जो हमें जानना है इसमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हु प्रपोज्ड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज किसने किया, नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि डाल्टन हम बार बार कह रहे हैं, तो डाल्टन ने प्रपोज किया। तो प्रपोज्ड बाय, तो यहां पहला पॉइंट हम ये देंगे कि प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया इन 1804 में, 1804 में ये थ्योरी डाल्टन ने प्रपोज किया। एंड दिस थ्योरी और ये जो थ्योरी थी, एंड दिस थ्योरी वाज unchallenged over a century। मतलब लगभग एक सेंचुरी तक ये थ्योरी क्या है, अनचैलेंज थी, किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया। तो हम लोग देखते हैं कि डाल्टन ने क्या कहा इसमें। एसेंस पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन के हिसाब से देखा जाए तो डाल्टन ने ये कहा कि एटम्स आर स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, व्हाट डाल्टन सेड, जरा उसको पहले देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन के हिसाब से डाल्टन ने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम्स, ये जो एटम्स होते हैं, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर का या एलिमेंट का, ऑफ मैटर और एलिमेंट, ये सबसे छोटी इकाई है, एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। तो ये सबसे छोटी इकाई है मैटर की, जो किसमें पार्टिसिपेट करती है, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं, पार्टिसिपेट करती है। इस तरह से हम एक पॉइंट ये यहां कह सकते हैं यहाँ कि एटम्स आर, या डाल्टन ने क्या कहा कि एटम्स आर द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आर द यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड आर इंडिविजिबल, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि एंड आर इंडिविजिबल का मतलब ये है कि इट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इट कैनॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब फंडामेंटल
फंडामेंटल पार्टिकल। इससे छोटी इकाई में इसको तोड़ा नहीं जा सकता, ये इन्होंने बताया। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ इसमें। एटम्स के बारे में उन्होंने जो बताया कि एटम्स क्या होते हैं, एटम्स स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम जरा हाईलाइट करना चाहें तो देखिए इन्होंने एटम्स के बारे में क्या कहा कि एटम्स के बारे में पहला पॉइंट तो इन्होंने बताया कि स्मॉलेस्ट, इन्होंने क्या बताया कि इट इज स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल सबसे छोटा फंडामेंटल पार्टिकल है ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का जो है ये सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है। एक पॉइंट तो इन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट ये बताया इन्होंने कि एटम्स आर ये क्या होते हैं, आर यूनिट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आर यूनिट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बताया कि एटम्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब कि उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल है एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, ये भी कह लें, एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब इनको क्या नहीं कर सकते हम, और छोटे तोड़ नहीं सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट था जो इन्होंने बताया। अब ये देखते हैं कि ये जो एटॉमिक थ्योरी है इनकी, ये किस पे बेस्ड है, क्योंकि डाल्टन से पहले भी कुछ साइंटिस्टों ने काम किया, और उन्होंने जो काम किया तो दे वर्कड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इस पे बहुत लोगों ने काम किया था। तो उसमें से जिन पे डाल्टन ने अपनी थ्योरी को बेस किया, वो 2 ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, उसके बारे में जरा हम लोग देखते हैं। तो ये कहा जाए कि अगर इसको, अच्छा एक चीज और इसमें पहले बता दें, उससे आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट और यहां बता दें हम, जो बहुत मेंशन करने वाली बात है, कि डाल्टन का जो एक्सप्लेनेशन था, एटॉमिक थ्योरी जो उन्होंने दी, दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ देयर मास एंड प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको हम लोग भी जानते चलें, लिखते चलें। तो देखिए यहां पे क्या है कि डाल्टन्स थ्योरी, इसको हम कहेंगे कि डाल्टन्स थ्योरी वाज फर्स्ट, और ये पहला था, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट टू describe matter, किसके टर्म में, टू डिस्क्राइब मैटर इन टर्म्स ऑफ एटम्स, describe matters in terms of atom mass and properties, atoms mass and properties। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ये पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन थी जिसने डिस्क्राइब किया क्या, मैटर को डिस्क्राइब किया इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में, तो एटम के मास और उसकी प्रॉपर्टीज के टर्म में डिस्क्राइब किया डाल्टन ने। अनदर पॉइंट इज वर्थ मेंशनिंग हियर, वो ये है, जो पॉइंट मेंशन करने जैसा है, कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन। अब ये जरा देखते हैं कि हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेस्ड किस पे है। तो यहां देखें, दिस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी is based on two laws of chemical
कंपोजिशन। अब वो दो लॉ कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे दो लॉज हैं जिनके टर्म में इनको डिस्क्राइब किया, मतलब न्यूटन ने इस्तेमाल किया इन दोनों लॉज को। और वो था, पहला था फर्स्ट वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जो दूसरा था, द सेकेंड वन वॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल और कंपोजिशन। ये दो ऐसे लॉज थे जिन पे डाल्टन ने अपनी जो थ्योरी थी वो उसको प्रपोज किया। अब जरा ये देखते हैं कि ये प्रपोज किसने किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज किसने किया। तो उसको देखें, तो दिस लॉ ऑफ, तो हम यहां देखें कि दिस लॉ, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय, तो दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड, ये किसने प्रपोज किया, वॉज प्रपोज्ड बाय ए लेवियोजर, लेवोइजियर। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि ए लेवियोजर कौन है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। तो ए लेवियोजर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां पे ये भी हम जानते चले, ठीक है, ए लेवियोजर, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, ए लेवियोजर इज नोन एज फादर ऑफ केमिस्ट्री। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बातें आपको क्लियर हैं। उसके बाद देखिए, ये जो लॉ है, ये ए लेवियोजर ने किस ईयर में इस लॉ को दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ही प्रपोज दिस लॉ इन द ईयर, और वो जो ईयर था दैट वाज 1774, 1774 ईस्वी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, उस प्रोडक्ट का जो मास होता है दैट इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विच वॉज इनिशियली टेकन ड्यूरिंग रिएक्शन। मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज होता है, तो जो टोटल मास है रिएक्टेंट का वो किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। जो रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, उनके मास को जोड़ दें और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके मास को जोड़ दें, तो ये दोनों मास क्या होगा, वो बराबर होगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास जो है वो कंजर्व्ड रहता है, द मास रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। ये इसका स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पे हम ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर हम इस लॉ की बात करें कि ये लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से क्या होगा कि द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट after a chemical reaction is equal to total mass of reactant before chemical reaction। तो केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो मास होता है उतना ही मास जो है क्या है, वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका मास क्या होगा, एकदम रिएक्टेंट के जितना मास होगा, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास क्या है, प्रोडक्ट का भी होता है। और जो दूसरा लॉ है
वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड दिस लॉ अगर हम इसमें देखें तो दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, ये इस लॉ को किसने प्रपोज किया? प्रपोज्ड बाय प्राउस्ट, PROUST, प्राउस्ट। और किस ईयर में? तो इन द ईयर, ये भी साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द ईयर 1799 में। तो देखिए 1774, 1774 इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया एंड ए लेव्योजर ने, और 1799 में 1799 में प्राउस्ट ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये लॉ दिया 1799 में, 1799 में। और इन्हीं दोनों लॉज के बेस पे डाल्टन ने किस ईयर में? तो देखिए ये 1804, ये जो ईयर है 1804, इस ईयर में ये लॉ प्रपोज किया। ऑन दैट पोस्टुलेट एंड दैट लॉ इज नोन एज डाल्टन्स थ्योरी ऑफ एटम, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन्हें हम कहते हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया था, दिस वाज अ बेसिक आइडिया बिहाइंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी है। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं, व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स प्रोपाउंडेड बाय डाल्टन इन हिज थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब हम लोग आगे देखते हैं पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पॉस्टुलेट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स? तो हम ये कहेंगे पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या पॉस्टुलेट्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अब हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट जो डाल्टन ने ये बताया मैटर के कंपोजिशन के बारे में, वो ये कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, तो इसी को हम लिखेंगे कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा, आर द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल, स्मॉलेस्ट भी है और फंडामेंटल भी है, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल या एलिमेंट कह लें इसको, एलिमेंट, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर और एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट्स in a chemical reaction, तो ये सबसे छोटी इकाई है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। दूसरा पॉइंट जो इन्होंने डिस्क्राइब किया, जो बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था और उसी के नाम पे इसको कहते हैं कि एटोमॉस। डाल्टन्स थ्योरी को एटोमॉस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, एटोमॉस थ्योरी भी कहते हैं। एंड दैट पॉइंट वाज एटम्स आर indivisible, एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, एंड indestructible, एटम्स इंडिविजिबल का मतलब क्या है कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। किस में नहीं कर सकते? तो सब फंडामेंटल पार्टिकल में। जैसे आज हम जानते हैं जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या क्या कहती है,
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि एटम्स आर डिविजिबल। लेकिन डाल्टन्स की जो थ्योरी थी, डाल्टन की थ्योरी, तो उसने एक्सप्लेन किया कि नहीं, एटम्स क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं। एंड दिस पॉइंट रिमेन्ड अनचैलेंज्ड ओवर अ सेंचुरी। वो एक सेंचुरी तक इसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम्स आर indivisible atoms are indivisible means atoms cannot be further divided into सब फंडामेंटल पार्टिकल। तो इस तरह से एटम्स को क्या है, हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और उसके बाद और क्या पॉइंट बताया उन्होंने ये बताया कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, मतलब एटम को न तो क्रिएट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जो सेकंड पॉइंट था atoms are indestructible। ये जो टर्म था indestructible, that is atoms can neither be created nor destroyed। इनको ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम लोग। तो ये सेकंड पॉइंट था कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम्स क्या होते हैं, वो इंडिविजिबल होते हैं और इनडिस्ट्रक्टिबल भी होते हैं। दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इनको क्रिएट भी नहीं कर सकते, इनको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। और तीसरा पॉइंट देखें क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होगा वो क्या होगा, वो आइडेंटिकल होता है अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो एटम्स, यहां क्या कहेंगे कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, atoms of a particular element are identical in their physical properties। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज like physical properties like शेप की बात कर लें अगर, शेप, साइज, मास, as well as chemical properties। तो यहां हम ये देखते हैं, तो इन्होंने एक पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट ये बताया कि जो पर्टिकुलर एलिमेंट के, जैसे सपोज करते हैं, देखिए यहां हम ये बना रहे हैं एक एटम, एक पर्टिकुलर एटम, एक दो का एग्जांपल ले लें। जैसे सपोज करें कि ये सोडियम के एटम है, इस तरह से, ये जो है ये क्या है, ये सोडियम का एटम है, ये सोडियम का एटम है। These all are the atoms of sodium। इस तरह से एक यहां बना लें अगर हम, तो ये सभी क्या है, ये सभी सोडियम के एटम हैं। दिस Na, अगेन Na, अगेन Na। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो ये Na
ये भी यहाँ Na कर लेते हैं और यहाँ भी देखिए क्या है Na कर लेते हैं। तो ये देखें अगर, तो ये क्या है, इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरा जो है, ठीक है, ये जो पूरा है यहां से, ठीक है, ये एक एलिमेंट है। और कौन सा एलिमेंट है, मान लेते हैं ये सोडियम एलिमेंट है। दिस इज द एलिमेंट सोडियम। ठीक, कौन सा एलिमेंट है, ये है सोडियम एलिमेंट। सोडियम एलिमेंट, ये एक एलिमेंट सोडियम है, ठीक है। और इसमें ये जितने सारे ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इसमें जो आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए ये जो है, दिस इज व्हाट, दिस, ये इसको देख लें, ये इसको देख लें, ये सभी क्या हैं, ये सभी एटम्स हैं, Na एटम्स, ठीक है, Na एटम्स मतलब सोडियम एटम, सोडियम एटम्स। तो ये है सोडियम एटम, सोडियम एटम। तो इस तरह से देखें अगर, तो सोडियम एलिमेंट क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। सोडियम एलिमेंट एक पर्टिकुलर एलिमेंट है और ये जितने भी एटम्स के बने हैं, यहां देखिए, यहाँ कई ढेर सारे एटम होते हैं। एक एलिमेंट ढेर सारे एटम्स के बने होते हैं, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एटम्स। और ये सोडियम का जो एटम होगा, ये जो दूसरा वाला सोडियम का एटम है, ये तीसरा सोडियम का एटम है, ये चौथा है। तो ये जितने सारे एटम्स होंगे, इन सब की क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम सेम होगी। तो एक जो एटम है उसका जो मास होगा, वो जो दूसरा सोडियम एटम है उसके मास के एकदम एक जैसा होगा। तो ये एकदम एक जैसे होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें, दूसरा एक देख लेते हैं कि जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है ये, तो इसी तरह से देखें, हम यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। और ये दूसरा एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं कि ये आयरन एलिमेंट है, आयरन है, दिस इज आयरन। सपोज करते हैं कि ये आयरन है। तो अब इस आयरन में देखें तो ये जो एटम्स होंगे, इसमें जो हम एटम्स बना रहे हैं, देखिए ये जो है, ये दिस इज आयरन एटम, ये आयरन है इस तरह से, Fe, ये भी क्या होगा यहाँ, Fe हो जाएगा। ये भी देखिए यहाँ पे हम कर लेते हैं Fe, ये भी देखिए ये कर लेते हैं, इसको भी Fe कर लेते हैं, ये भी Fe। तो ये देखिए ये सभी क्या हैं, ये Fe, मतलब जो आयरन एलिमेंट है ये किस एटम का बना होगा, तो Fe एटम इसमें होंगे ये। सो दीज ऑल आर व्हाट, ये है, ये है, ये है, ये सभी हम देखें तो ये सभी क्या है, दिस इज Fe एटम्स, आयरन के एटम्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, तो ये जो है आयरन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है। तो अब यहां पे देखिए एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका कहना यह है कि ये जैसे आयरन एलिमेंट है, तो जितने भी इसमें एटम होंगे, जैसे ये आयरन का एटम है, ये आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, ये भी आयरन का एटम है, ये सभी आयरन के एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एकदम सेम होगी, ठीक है। अगले पॉइंट में उन्होंने ये बताया कि जैसे ये सोडियम का एलिमेंट है और ये आयरन का एलिमेंट है, तो अगर डिफरेंट एलिमेंट अगर डिफर कर गया, अब जैसे यहां हमने पर्टिकुलर लिखा है ना, इस पर्टिकुलर को हम सेम भी कह सकते हैं, इसको हम यहां क्या लिख सकते हैं, सेम भी लिख सकते हैं, पर्टिकुलर की जगह सेम एलिमेंट की बात भी कर सकते हैं हम। तो एटम्स ऑफ, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं अगर सेम एलिमेंट के एटम है। जैसे सोडियम एलिमेंट, तो ये जो सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम, ये सोडियम एटम, ये सोडियम एटम, ये सभी किसके एटम है, तो ये सभी सोडियम एलिमेंट के एटम है, तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। यहाँ पे जितने सारे आयरन है एटम है, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट बताया, जो चौथा पॉइंट बताया, वो ये बताया कि अगर एटम्स, अगर हम एलिमेंट डिफर कर जाता है
तो जो प्रॉपर्टीज होगी, द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जैसे सोडियम एलिमेंट और आयरन एलिमेंट, ये जो सोडियम एलिमेंट है और आयरन एलिमेंट है, इन दोनों में अगर हम देखें तो जो सोडियम एटम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो इस आयरन के का जो एटम है, इस आयरन के एटम का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो दोनों डिफरेंट होंगे। मतलब ये हुआ कि सोडियम एलिमेंट के जो एटम हैं उनकी प्रॉपर्टी आयरन एलिमेंट के जो एटम हैं उनसे डिफर करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो यही है जो उन्होंने बताया। तो उसको हम लोग जरा देखते हैं कि फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या कहा। तो फोर्थ पॉइंट ये कहा उन्होंने, फोर्थ पॉइंट कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब यहां डिफरेंट की बात हो गई कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर atoms of different element are atoms of different element, ऐसे कर ले कि atoms of different elements have different physical and chemical properties। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल जो अभी मैंने ऊपर बताया उसी को जो बता दे रहे हैं कि एटम्स ऑफ सोडियम एंड एटम्स ऑफ iron differ in their physical and chemical properties। ये डिफर करते हैं एक दूसरे से। मतलब कि द एटम्स ऑफ सोडियम have different chemical and physical properties when they are compared with the atoms of iron। जब आयरन के एटम से हम कंपेयर करेंगे तो सोडियम एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वो आयरन एटम से डिफर करती है। तो ये बात उन्होंने कही। पांचवा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स्ड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। मतलब कंपाउंड्स बनाते हैं ये। तो इसका मतलब जो है पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बताया, व्हाट फिफ्थ पॉइंट ही एक्सप्लेन्ड वाज दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट combines in a fixed, एकदम फिक्स्ड। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस इन अ फिक्स्ड होल नंबर fixed then fixed simplest, fixed भी और simplest भी, fixed simplest whole number ratio to form compound
एटम्स नोन एज, इन्हें हम क्या जानते हैं, क्या कहते हैं कंपाउंड एटम्स को? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, या इन्हीं को हम केमिकल कंपाउंड्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स और केमिकल कंपाउंड्स इन्हें हम कह सकते हैं, केमिकल कंपाउंड्स। कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड में जो एटम मिक्स होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, वो एक पर्टिकुलर रेशियो में रिएक्ट करते हैं। तो ये इनका 5वां पॉइंट था। दिस वाज द 5th पॉइंट। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो इस तरह से हम देखें तो डाल्टन ने जो पोस्टुलेट दिए, दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने क्या प्रपोज किया? हाउ मेनी पोस्टुलेट्स आर देयर? तो 5 पोस्टुलेट्स। 5 postulates was proposed by Dalton in 1804, 1804 में ये इन्होंने दिया। तो ये पोस्टुलेट्स थे। अब हम लोग आगे ये देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या थे। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हमारा जो आगे अगला जो टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके क्या ड्रॉबैक्स थे। सो वी विल स्टडी अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब इसके बाद 1804 में डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की। उसके बाद बहुत सारे एडवांसमेंट्स हुए, डेवलपमेंट्स हुए। उन डेवलपमेंट्स से जो बातें सामने आई उसमें कहीं न कहीं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ये फिट नहीं बैठ रही थी। तो बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए गए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे। तो वो ऑब्जेक्शंस क्या क्या थे एक एक करके हम लोग देखेंगे कि व्हाट वेर द ऑब्जेक्शंस विच वेर रेज्ड अपॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आफ्टर रिसेंट एडवांसमेंट्स मेड इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो इन द लाइट ऑफ, तो हम इसको देखेंगे कि इन द लाइट ऑफ, सो व्हाट विल से इन द लाइट ऑफ recent advancements made in the field of chemistry, imposed or we can say raised objections upon Dalton's atomic theory. तो उन ऑब्जेक्शंस को हम लोग देखते हैं कि वो क्या क्या ऑब्जेक्शंस थे। व्हाट वेर द ऑब्जेक्शंस। देखिए पहला जो ऑब्जेक्शन था, ऑब्जेक्शन 1, ये जो पहला ऑब्जेक्शन था वो 2 पॉइंट्स को लेकर था डाल्टन्स थ्योरी के। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पहले वो ऑब्जेक्शन वाले पॉइंट बताते हैं कि वो कौन सा पोस्टुलेट था जिसपे ऑब्जेक्शन उठाया गया।
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर indivisible. Atoms were indivisible and indestructible. ये इस पॉइंट पे सबसे पहला क्वेश्चन उठाया गया कि एटम्स जो है, एटम्स की इंडिविजिबिलिटी और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी पर। तो अब रीसेंट एडवांसमेंट क्या था वो जरा हम देखते हैं। तो ये देखा गया कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनके बेसिस पे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का जन्म हुआ। तो वो डिस्कवरीज जो थी, वो कौन सी डिस्कवरी थी जिसने बताया कि एटम्स आर डिविजिबल। तो वो पॉइंट क्या था उसको हम बता दें। वेयर डिविजिबल एटम्स डिविजिबल थे, दैट इज एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, एटम्स को डिवाइड किया जा सकता था। तो एटम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल, 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल में, इनटू 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब वो 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से थे? तो देखिए, ये जो 3 सब फंडामेंटल पार्टिकल थे वो एक तो था इलेक्ट्रॉन, one was electron, then proton and neutron. और ये this was the basis of, and this was the basis of, or this is the basis of modern atomic theory। तो मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरी है उसका ये बेसिस है कि एटम्स आर डिविजिबल एंड दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल। एक को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, दूसरे को कहते हैं प्रोटॉन, तीसरे को कहते हैं न्यूट्रॉन। जिसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इसकी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, इसकी डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। इसकी डिस्कवरी किसकी थी, किसने की? थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इसकी डिस्कवरी की। और वो किस ईयर में डिस्कवर किया इसको? सो दैट ईयर वाज 1896, 1896 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। और अगर इस प्रोटॉन की बात करें तो देखिए, प्रोटॉन में 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई, इसकी जो डिस्कवरी थी, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई गोल्डस्टीन ने इसकी डिस्कवरी की। और ये कब किया? तो 1886 में, 1886 में इसकी डिस्कवरी हुई। एंड बस दिस प्रोटॉन वॉज स्टडीड, लेकिन इसकी स्टडी किसने की? स्टडीड बाई जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इसकी स्टडी की। तो यहां एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत केयरफुली इस चीज को अपने दिमाग में आप लोग भी इंस्टिल कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये जे थॉमसन ने किया था,
लेकिन प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टिन ने की थी, लेकिन उसकी जो स्टडी है दैट वाज डन बाय थॉमसन, उसकी स्टडी थॉमसन ने की। अब यहां पे देखते हैं ये जो न्यूट्रॉन है, दिस न्यूट्रॉन इट वाज डिस्कवर्ड, इसकी डिस्कवरी जो है इट वाज, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, और इसकी डिस्कवरी जो है किसने की, तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की, एंड द ईयर वाज 1932। देखिए कितनी रीसेंट डिस्कवरी है, 1932 की डिस्कवरी है ये, 1932 में। अब सवाल यहां ये आता है एक कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी लेट क्यों थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाई द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज लेट। तो इसमें देखें, इसको भी यहां पे आपको बताते चलें। तो डिस्कवरी ऑफ, देखिए यहां पे इसको बताते चलें कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वॉज लेट, इसकी डिस्कवरी लेट थी बिकॉज इट इज चार्जलेस पार्टिकल, चार्जलेस पार्टिकल, ये जो है चार्जलेस पार्टिकल है, इसीलिए इसकी डिस्कवरी क्या थी, इट वॉज लेट, इट इज चार्जलेस पार्टिकल। तो इस तरह से देखा जाए तो एटम्स डिविजिबल हैं। तो आज की जो मॉडर्न थ्योरी है एटम की, वो ये कहती है कि एटम्स आर डिविजिबल। एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन सब फंडामेंटल पार्टिकल में, एक को इलेक्ट्रॉन, दूसरे को प्रोटॉन और तीसरे को न्यूट्रॉन कहते हैं। तो इसको ये यहां पे इस तरह से ये ऑब्जेक्शन था, क्योंकि बाद के एक्सपेरिमेंट्स ने ये क्लियर कर दिया कि एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इनडिविजिबल नेचर जो है एटम का, इसको अब नहीं माना जाता है। अब ये कहा जाता है कि एटम्स कैन बी डिवाइडेड, एटम्स आर डिविजिबल। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटम्स आर डिविजिबल। दूसरी चीज देखिए, दूसरा ऑब्जेक्शन था किसका, कि एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं एटम्स। तो ये एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। तो अब ये कहा जाता है कि एटम्स आर डिस्ट्रक्टिबल। तो एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल, ये ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के लिए तो लागू होता है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में ये चीजें लागू नहीं होती हैं। तो यहां पे एटम्स की अगर हम बात करें, अगर एटम्स की बात करें, एटम्स आर indestructible is true, ये सही है, लेकिन किसके लिए, is true for ordinary chemical reaction, for ordinary chemical reaction। तो atoms are destructible is true for ordinary chemical reaction, but not true for, किसके लिए नहीं सही है, so it is not true for nuclear, it is not true for nuclear it is not true for nuclear fusion
एंड फिशन। ये सही नहीं है, किसके लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन के लिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, mass of atom can be converted into energy। मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी by the relation आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया, एंड दैट रिलेशन वाज E is equal to mc square। E is equal to this, E is equal to mc square। ये बहुत फेमस आइंस्टीन का इक्वेशन है, और इस इक्वेशन के अनुसार हम क्या कर सकते हैं? मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये कह सकते हैं, इन दिस वे एटम्स आर डिस्ट्रक्टेबल इज ट्रू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एटम्स डिस्ट्रक्टेबल है, ये बात अगर कही जाए तो गलत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो केमिकल, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। So in this way what we can say, atoms are destructible is true for nuclear reactions and untrue for, and it is untrue for ordinary chemical reactions। Ordinary chemical reactions, chemical reactions। इसका मतलब यह है कि जो डाल्टन ने जो पॉइंट दिया था कि एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, इट इज ट्रू फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। सो एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल, is true for ordinary chemical reactions। Ordinary chemical reactions। तो ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के लिए एटम्स क्या होते हैं? इंडिस्ट्रक्टेबल होते हैं। लेकिन एटम्स इंडिस्ट्रक्टेबल हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के केस में लागू नहीं होता है। सो इट इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये ऑब्जेक्शन जो है, दिस वाज द सेकंड ऑब्जेक्शन। पहला ऑब्जेक्शन तो ये पॉइंट था कि एटम्स आर डिविजिबल, और ये दूसरा ऑब्जेक्शन था, इट वाज द सेकंड ऑब्जेक्शन। तो दिस ऑब्जेक्शन वाज सेकंड वन, ऑब्जेक्शन सेकंड। तो ऑब्जेक्शन सेकंड क्या था? एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। एटम्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल का मतलब यह है कि एटम्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये एटम्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये सही बात है। ये किसके लिए लागू होता है? It is valid for ordinary chemical reaction, but in case of nuclear reaction it is not valid। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टीन का फेमस फॉर्मूला है, जिससे हम लोग एनर्जी डिराइव करते हैं कि एक मास अगर एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो कितनी एनर्जी, वेयर दिस m इज डेल्टा एम। ये m जो है एक्चुअली डेल्टा m है, और उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं कि कितना मास चेंज हो रहा, हाउ मच मास इज चेंजिंग इनटू एनर्जी। तो ये था सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन डाल्टन्स थ्योरी का।
तीसरा ऑब्जेक्शन का जो पॉइंट था डाल्टन का, वो क्या था उसको हम लिख देते हैं पहले। तो ऑब्जेक्शन थर्ड वाज तो जो ऑब्जेक्शन थर्ड था वो देखते हैं क्या था। ऑब्जेक्शन थर्ड, ऑब्जेक्शन थर्ड, देखिए ये जो तीसरा ऑब्जेक्शन था, ये कौन से पॉइंट थे डाल्टन्स की जिसको ऑब्जेक्ट किया गया। तो डाल्टन ने जो तीसरा पॉइंट ये बताया था, एक पॉइंट कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, तो वो पहले पॉइंट हम लिख देते हैं कि डाल्टन ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, atoms of particular element, atoms of particular element are identical in all respects, that is in terms of both physical and chemical properties। और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ये कहा गया कि उनका जो मास होता है वो सेम होता है। एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स हैं तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटम होगा उसका मास भी क्या होगा, सेम होगा। तो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास, और ये एक तरह का क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, इसे कह लेते हैं प्रॉपर्टी। तो इन टर्म्स ऑफ फिजिकल मास द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स have same mass। लेकिन ये देखा गया कि बाद में आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। लेटर ऑन बाद में क्या हुआ ये देखें। लेटर ऑन आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड। बाद में ये देखा गया कि जो आइसोटोप्स जो डिस्कवर हुए, उन आइसोटोप्स में क्या था कि उनका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होता था बट फिजिकल प्रॉपर्टी वाज नॉट सेम, जैसे मास उनका डिफर करता था। तो हम पहले डेफिनेशन बता देते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो व्हाट आर आइसोटोप्स की अगर बात करें तो केमिकल स्पीशीज, इसको हम लोग कहते हैं केमिकल स्पीशीज which have same और you say identical chemical properties, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties उनकी डिफरेंट होती है। लाइक
masses are different. Masses में भी इसको हम पर्टिकुलरली कहते हैं एटॉमिक मास. एटॉमिक मास आर डिफरेंट, वो अलग होते हैं. जैसे अगर कहा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक ऑफ एनी एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो कार्बन एग्जिस्ट in two isotopic form, in two isotopic form, दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कार्बन. अब वो दो फॉर्म कौन कौन सा है, तो देखिए एक को हम लोग कहते हैं कार्बन 12. कार्बन 12 का मतलब एटॉमिक मास क्या होगा इसका, एटॉमिक मास इज 12. ये एटॉमिक मास 12 है. और एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, एटॉमिक नंबर, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है. इसको हम लोग लिखते ऐसे हैं, कार्बन C6 और ये 12, इसको ऐसे लिखा जाता है. एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल कार्बन. और इसे क्या कहते हैं, रेफर्ड एज, इसे हम लोग कहते हैं रेफर्ड एज नॉर्मल कार्बन. इसे नॉर्मल कार्बन कहा जाता है. इसी तरह से दूसरा जो इसका फॉर्म है उसको कहते हैं कार्बन 14. दिस इज, और इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका एटॉमिक मास अगर देखें, तो एटॉमिक मास की अगर बात करें तो एटॉमिक मास इज 14. और एटॉमिक नंबर की अगर बात करें, एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाता है 6. तो देखिए दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर इज डिफरेंट, मास इज डिफरेंट. कार्बन 12 का मास जो है वो 12 है, और कार्बन 14 ये इसका मास 14 है. तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, C6 लिखेंगे और ऊपर में ऐसे 14 हो जाता है. और इसको हम लोग कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन. रेफर्ड एज, इसको क्या कहते हैं, दिस इज रेफर्ड एज रेडियो एक्टिव कार्बन. इसे कहते हैं रेडियो एक्टिव कार्बन, इसे कहा जाता है. तो यहां पे देखिए, यहां पे डाल्टन का जो लॉ है, ये जो पॉइंट था डाल्टन का, कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अगर एटम है तो उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सभी क्या होंगे, सेम होंगे. लेकिन यहां देखिए इस कार्बन का दो फॉर्म है. कार्बन एग्जिस्ट एज इन टू आइसोटोपिक फॉर्म. वन इज कार्बन 12, कार्बन 14. इस तरह से ये देखिए, इसमें क्या था कि कार्बन जो है वो उसके दो फॉर्म्स हैं. ये कार्बन का ही एलिमेंट है, कार्बन 12 भी कार्बन का एलिमेंट है, कार्बन 14 भी कार्बन का एलिमेंट है. अकॉर्डिंग टू डाल्टन के हिसाब से क्या था, डाल्टन का ये कहना था कि अगर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं, जितने भी एटम होंगे एक एलिमेंट के, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी. यहां देखिए, यहां कार्बन जो है, लेकिन यहां पे लागू नहीं होता है. इस आइसोटोप्स में ये बातें डाल्टन की लागू नहीं होती हैं. इट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स. दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स. अब यहां देखिए, जैसे कार्बन 12 है और ये कार्बन 14 है, ये दोनों कार्बन का ही एलिमेंट है, लेकिन ये नॉर्मल कार्बन है और ये रेडियो एक्टिव कार्बन है. फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर कर गई, इनका मास भी डिफरेंट है. देखिए यहाँ पे कार्बन 12 का मास 12 है और यहाँ पे मास 14 है. जबकि डाल्टन ने ये कहा था कि अगर एक ही एलिमेंट के एटम हैं तो उनका मास भी सेम होगा, तो उस हिसाब से 12 होना चाहिए. तो इसका तो 12 है, लेकिन ये जो दूसरा फॉर्म है इसका 12 नहीं है, इसका 14 है. तो यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, डाल्टन की थ्योरी यहाँ पे नहीं फॉलो होती है. तो ये पॉइंट यहाँ नहीं लागू होता है. तो इस तरह से देखा जाए तो दिस वाज द ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट. तो ये ऑब्जेक्शनेबल था किसके लिए, आइसोटोप्स के लिए.
इसी तरह से जो अगला जो ऑब्जेक्शन था, फोर्थ ऑब्जेक्शन, उसको देखते हैं क्या था। ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन 4, सेम उसी तरह से डाल्टन की कौन सी पॉइंट थी जिसको ऑब्जेक्ट किया गया, तो उसको आपको बताते चलें। देखिए, तो अगला जो पॉइंट था जिसको ऑब्जेक्शन, जिस पे ऑब्जेक्शन था बाद की डिस्कवरीज का, इन्होंने ये कहा, जैसे ऑब्जेक्शन थर्ड में, इससे पहले जो पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया उसमें ये था कि एक ही एलिमेंट के अगर एटम है तो उनके मासेस क्या होंगे, वो सेम होंगे, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इसी तरह से डाल्टन ने ये कहा था कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, लेकिन इवन मास भी डिफरेंट होगा। लेकिन ये देखा गया कि, तो पहले उस पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन, डाल्टन के हिसाब से क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element, atoms of different elements have different chemical and physical properties, chemical and physical properties। और फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या कहें कि इवन इन टर्म्स ऑफ मास दे विल बी डिफरेंट, ये मास में भी डिफरेंट होंगे। लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई किसकी, डिस्कवरी हुई आइसोटोन्स की। लेटर ऑन आइसोटोन्स वे डिस्कवर्ड, लेटर ऑन, यहां पे देखें, लेटर ऑन आइसोटोन्स वेयर फाउंड and it was seen that atoms of different element, different elements have सेम मास, जो कि डाल्टन के हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो उसमें एग्जाम्पल देखें, आइसोटोन्स में अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो आइसोटोन्स में एग्जाम्पल है जैसे कैल्शियम एंड आर्गन, तो इसमें देखें हम, ये जो कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर अगर हम देखें, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर देखें तो ये होता है 20, और किसका देखें, आर्गन का एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन अगर देखा जाए तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम हैं। तो कैल्शियम और आर्गन दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। डाल्टन ने ये बताया कि एलिमेंट्स अगर डिफरेंट है तो उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज में इवन जो मास है वो भी डिफर करेगा, लेकिन यहां देखा जाए तो इनका मास सेम होता है। तो मासेस आर सेम, और मासेस फॉर कह लें कैल्शियम एंड आर्गन आर सेम, और वो कितना होता है, एंड इट इज 40।
तो इस तरह से ये जो आइसोटोप्स है और आइसोटोन्स है, इस तरह से देयरफॉर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को अगर देखा जाए इज नॉट एप्लीकेबल किस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है? एप्लीकेबल फॉर किन किन चीजों के लिए नहीं है? तो देखिए, पहला एक तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए, और इसमें स्पेशली बात की गई थी किसकी? डिस्ट्रक्टिबिलिटी की। न्यूक्लियर रिएक्शंस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिबल होते हैं, आर डिस्ट्रक्टिबल होते हैं। एटम्स इस न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होंगे? डिस्ट्रक्टिबल है। दूसरा देखा जाए आइसोटोप्स में ये फॉलो नहीं होता है। तीसरा आइसोटोन्स में नहीं होता है। और चौथा जो पॉइंट है कि एटम्स क्या होते हैं? वो डिविजिबल होते हैं। एटम्स आर डिविजिबल, ये तो हमें पता है। डिविजिबिलिटी ऑफ चौथा हो जाएगा, जहां एप्लीकेबल नहीं है वो है डिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स। तो सारे पॉइंट्स को हमने एक जगह यहां पे लिख दिया कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है। तो ये जो डिस्ट्रक्टिबल नेचर था, ये यहाँ पे होता है न्यूक्लियर रिएक्शंस में कि एटम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और जब वही डिस्ट्रॉय करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइसोटोप्स में एप्लीकेबल नहीं है। आइसोटोप्स में क्या होता है कि एलिमेंट सेम होंगे बट मासेस विल बी डिफरेंट। आइसोटोन्स में क्या होता है कि मासेस आर सेम, डिफरेंट एलिमेंट्स के मास क्या होते हैं? सेम होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम मासेस, ये आइसोटोन्स है। एंड एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, ये आइसोटोप्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को, कि जो ड्रॉबैक्स से पहले हम लोगों ने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को कंप्लीट किया और ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक